बच्चों, हम लोग प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने कंपास की संरचना के बारे में बात की थी, उसकी विधियों के बारे में बात की थी और क्षेत्र पुस्तिका के बारे में बात की थी इससे पहले की क्लास में। आज हम बात करेंगे कि सर्वे कैसे किया जाता है। तो हमने पिछली क्लास में आपसे बताया था कि सर्वे करने से पहले हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो रफ डायग्राम, रफ स्केच, जिस एरिया का हमें सर्वेक्षण करना वो, प्लस उसके साथ हमारी फील्ड बुक होनी चाहिए। तो जब हम बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक कोई ऐसा एरिया है, सपोज कि ये बिल्डिंग है और यहाँ कोई बाउंड्री है और इस बीच में कोई पेड़ है और यहाँ कोई पोल है, ठीक है। ऐसा कोई एक रफ डायग्राम है, इसका हमें सर्वेक्षण करना है। तो हम ये डिसाइड कर लें कि हमारे कितने पोर्शन हैं जिनका हमें सर्वेक्षण करना है, कौन कौन से स्पॉट हैं। तो ये हम सारे स्पॉट को, ये देखें आप, मान लीजिए ये 10 जगह हैं जिनका हमें सर्वेक्षण करना है। ये हमारा रफ डायग्राम है, ठीक है। इस कॉर्नर को बिल्डिंग, ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, और ये वही बिल्डिंग पूरी है, ये कोई बाउंड्री है और ये ट्री यानी पेड़ और ये कोई पोल है, ठीक है। ऐसा कोई एरिया है जहां इस तरह के एक हमारा रफ डायग्राम है, इसका हमें सर्वेक्षण करना है। तो आज हम बात करेंगे आपसे सर्वेक्षण की। हमने विधियां 4 बताई थी आपसे, जिनमें से एक विधि थी माला रेख विधि। माला रेख में 2 विधियां थी। एक तो थी जो है ओपन ट्रेवर्स यानी खुली माला रेख, और दूसरी थी क्लोज ट्रेवर्स यानी बंद माला रेख। और ये दोनों विधियां जो है वो प्रतिच्छेदन विधि से की जाती हैं या रेडिएशन मेथड से की जाती है, दोनों से हम कर सकते हैं। तो सामान्यतः हमारे एग्जाम में जो है वो प्रतिच्छेदन विधि का उपयोग किया जाता है, वही क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम बात करेंगे ओपन ट्रेवर्स यानी खुली माला रेख विधि में प्रतिच्छेदन विधि के द्वारा हम कैसे सर्वे करते हैं। तो खुली माला रेख आप जानते हैं कि एक जगह से हम स्टार्ट होते हैं तो आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं, यानी फिर वापस उस जगह पे नहीं आते हैं। तो मान लीजिए हमारा एक ये एरिया है, इसका हमें सर्वे करना है। तो हम अपना उपकरण इस तरह से सेट करें। अगर हम 2 बेस लाइन वाला सर्वेक्षण करते हैं या 1 बेस लाइन वाला, जैसे भी हम मान लें 2 बेस लाइन वाला सर्वेक्षण करते हैं, तो हमारी जो आधार रेखा होगी वो कुछ इस तरह से होगी। यानी हमारा एक स्टेशन ये होगा, एक स्टेशन दूसरा ये होगा और तीसरा ये स्टेशन होगा। इससे फायदा क्या होगा कि प्रतिच्छेदन विधि में कम से कम 2 स्टेशन से कोई भी ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए, जैसा कि हमने पहले आपसे कहा था। तो इस तरह से मान लीजिए हमारा ये एरिया है, तो इसमें हम 2 बेस लाइन वाला सर्वेक्षण करेंगे। एक बेस लाइन हमारा ए से बी होगा और दूसरा बी से सी होगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा पहला स्टेशन है ए, यहाँ पर हम अपना उपकरण सेट करते हैं, ये सावधानी बरतते हुए कि ना तो हमारे पास कोई लोहे का ऑब्जेक्ट है, ना ही कोई आसपास लोहे की चीज है। यहाँ हम ट्राइपॉड पे कस के अपना जो है वो प्रिज्मेटिक कंपास है, इस पे हम सेट करते हैं। हमारे पास हमारी क्षेत्र पुस्तिका है, हम उसमें रीडिंग भी नोट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने कल क्षेत्र पुस्तिका बनाई थी, उसमें हमने लिखा था पहले की स्टेशन, फिर उसके बाद लिखा था लाइन, फिर उसके बाद लिखा था फॉरवर्ड बेयरिंग, और फिर उसके बाद लिखा था बैकवर्ड बेयरिंग, उसके बाद दूरी हमने लिखी थी, और उसके बाद फिर ये ऑफसेट लिखा था, ठीक है। उस फील्ड बुक में ऑफसेट में 2 चीजें थी, एक तो नेम और एक उसकी बियरिंग, ठीक है, यानी दिक्मान, नाम और दिक्मान। ये कॉलम हमने बनाए थे उस दिन क्षेत्र पुस्तिका में। तो हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ अपना उपकरण जमाया, बिल्कुल फिट हो गया। अब हम सर्वे करेंगे पहले बेस लाइन का, ठीक है। पहले हम बेस लाइन को देखेंगे, यानी यहाँ से जब हमारी ग्रेजुएटेड रिंग है, जो अंदर अंशांकित वलय है, वो स्थिर हो जाए। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमारा बी स्टेशन है, इसकी दूरी नाप लेते हैं। मान लीजिए हमने ये दूरी नाप ली, लाइन ए बी है और हम ए स्टेशन से सर्वे कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये दूरी सपोज 10 मीटर की है, ठीक है। ए से बी की दूरी सपोज 10 मीटर की है, ये दूरी नाप लिया। अब बी स्टेशन पे हम एक रेंजिंग रॉड, जिसे सर्वेक्षण दंड कहते हैं, उस रेंजिंग रॉड को यहाँ हम रखते हैं। और उसके बाद कंपास को, ठीक है, जो हमारा प्रिज्मेटिक कंपास है, उसको बहुत सावधानी से उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धीरे धीरे घुमा के लाते हैं। और उसके बाद यहाँ जो रेंजिंग रॉड है, उससे हम उसको, जो धागा लगा हुआ है साइड ऑब्जेक्ट वेन में, उससे हम उसको कॉन्साइड करते हैं। जब वो धागा इस सीध में आ जाए, उसके बाद हम देखते हैं, फिर उसकी रीडिंग पढ़ते हैं, बिल्कुल फिक्स करके कि वो धागा हमारा जो ग्रेजुएटेड रिंग है उसके किस डिग्री पे बिल्कुल लंबवत पड़ता है। यानी ये धागा हमारा और ये डिग्री दोनों एक दूसरे के लंबवत किस पे पड़ते हैं,
तो जो जिस डिग्री पे वो लंबवत पड़ते हैं उसी डिग्री को हम यहाँ लिख देते हैं फॉरवर्ड बेयरिंग। ये जो हमारा फॉरवर्ड बेयरिंग मान लीजिए ये सपोज 82 डिग्री आता है, ठीक है, 82 डिग्री आ गया मान लेते हैं सपोज उदाहरण के तौर पे। तो ये हो गई ए से बी की तरफ की फॉरवर्ड बेयरिंग, ठीक है, एक चीज। तो हम पहला तो ये फॉरवर्ड बेयरिंग नाप दिया रेंजिंग रॉड लगा के। अब क्या करते हैं, इस ए स्टेशन से जितने भी ऑब्जेक्ट हमें दिख रहे हैं उन सब की बेयरिंग नोट कर लेते हैं, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं उन सब की बेयरिंग। पहला ऑब्जेक्ट हमारा ये है, तो इसको हमने देखा, इसका यहाँ नाम लिखा क्या, कॉर्नर 1, ठीक है, कॉर्नर फर्स्ट है, उसकी बेयरिंग लिख दी। सपोज इसकी बेयरिंग हमारी कुछ आ गई, जैसा भी आ गया, सपोज 25 डिग्री आ गई। और उसके बाद फिर थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमाया, कॉर्नर 2 पे पहुंच गए, यानी कॉर्नर 2 पे इसकी डिग्री कुछ आ गई, सपोज 38 डिग्री आ गई। उसके बाद हम क्या पहुंचते हैं, कॉर्नर 3 पे पहुंचते हैं, 3 पे पहुंच गए, इसकी कुछ डिग्री आ गई, सपोज 96 डिग्री आ गई, या कुछ मिनट भी आ गया, 96 डिग्री 30 मिनट आ गया सपोज। इस तरह से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते जाएंगे। ये 5 नंबर पे आ गया, 5वें पे आ गया, 6वें पे आ गया, फिर हमारा ये पेड़ है वहाँ आगे, फिर ये बाउंड्री के 2 किनारे हैं, इनकी बेयरिंग नोट कर ली। और उसके बाद ये 10वां जो हमारा इलेक्ट्रिक पोल है इसको भी हमने देख लिया। यानी घुमाते हुए इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम घूमते जाते हैं और सारी रीडिंग नोट करते हुए चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा ये 360 डिग्री पे घूम जाता है। इसलिए हम ए स्टेशन से इन पहले तो बी की दूरी फॉरवर्ड बेयरिंग नापी और उसके बाद सारे ऑब्जेक्ट की हमने दिक्मान जो है वो इस पे देखते चले गए। दिक्मानों के देखने का क्या है कि रेंजिंग रॉड और नीचे जो लाइन बनी हुई है उस लाइन के किस लाइन के सीध में आती है। हमने उस दिन आपसे बताया था कि इधर 40 लिखा होगा, इधर 50 लिखा होगा, ठीक है, इनमें से। और उसके बाद ये फिर लाइनें बनी हुई होती हैं। तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ देखते हैं, यानी दाएं से बाएं की तरफ गिनती जो है वो बढ़ती हुई जाती है। आमतौर पे हमारी आदत होती है बाएं से दाएं की तरफ पढ़ने की, पर इस कंपास में हम दाएं से बाएं की तरफ यानी राइट आई से लेफ्ट आई की तरफ हम इसको देखते जाएंगे, इधर से डिग्री बढ़ेगी। तो सारी बेयरिंग हम नोट करते चले जाते हैं। जो जो ऑब्जेक्ट ए स्टेशन से दिख रहे होते हैं उनको देख के उनका नाम लिखा और उनका दिक्मान लिख लिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, यहां से हमने अपना उपकरण उठाया और ले जाके बी पे फिक्स करते हैं। बी पे ले जाके उसका केंद्रीकरण कर देते हैं और उसके बाद ठीक उसके लिए करते हैं कि हम प्रिज्मेटिक कंपास लगाया, एक छोटा सा पत्थर या साहुल लेके हम उसको नीचे देख लेते हैं जमीन पे, उसका सेंटर कहाँ आ रहा है। तो जहां हमारा रेंजिंग रॉड गड़ा हुआ था इस बी स्टेशन पे, उसी बी स्टेशन पे एग्जैक्टली जाके हमारा प्रिज्मेटिक कंपास स्थिर होना चाहिए। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये हो गया फिक्स, रिंग रुक गई, उत्तर दक्षिण दिशा में फिक्स हो गई। तो अब हम वापस क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि बी से ए को देखते हैं, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने उठाया उपकरण यहाँ ले गए, तो जो रेंजिंग रॉड यहाँ गड़ा हुआ था उस रेंजिंग रॉड को हमने फिर वापस यहाँ फिक्स कर दिया। अब उसके बाद बी से ए की तरफ देखते हैं, तब जो बियरिंग आएगी वो हमारी इस ए बी की बैकवर्ड बेयरिंग होगी। हमने आपसे कहा था कि अगर फॉरवर्ड बेयरिंग 180 से कम है तो 180 प्लस इसमें कर दिया जाता है। तो लगभग ये बेयरिंग आएगी, जैसे मान लीजिए 180 इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 262 डिग्री, ठीक है। कई बार क्या होता हो सकता है 30 मिनट या कुछ मिनट आ भी जाए इसके साथ, और ऐसा होता है एग्जैक्ट 262 नहीं आ सकता। तो अगर 262 ये नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, हो सकता है 262 डिग्री 30 मिनट आए तो उसे हम नोट कर लेते हैं। ऐसा कई बार होता है कि कभी हमारे पढ़ने में गलती हो जाती है, कई बार कुछ लोकल अट्रैक्शन होता है तो थोड़े मोड़े अंतर आ जाते हैं, एग्जैक्ट 180 का डिफरेंस नहीं आता है फॉरवर्ड बेयरिंग और बैकवर्ड बेयरिंग में। कभी 30 मिनट कभी 45 मिनट का भी डिफरेंस आ सकता है, तो इट हार्डली मैटर्स। एक आधा डिग्री तक का अगर कोई डिफरेंस आता है तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ऐसा संभव है। तो बैकवर्ड बेयरिंग नोट की। अब उसके बाद इसी बी स्टेशन से हम चूंकि अगले लाइन पे जाना है, सी स्टेशन को भी देखना है, तो अब हम क्या करते हैं, इस सी स्टेशन के देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम आ गए बी स्टेशन पे। अब हमारी लाइन हो गई BC और बी से सी की दूरी सपोज हमारी जो है वो 8 मीटर है, ये हमने 8 मीटर लिख दिया। अब हम बी से, जैसे हमने ए से बी को देखा था वैसे ही हम बी पे हमारा उपकरण है, सी पे यहाँ हमने एक रेंजिंग रॉड रखा और उसके बाद सी की बेयरिंग देखी। सपोज ये बेयरिंग आ गई वह 183 डिग्री मान लेते हैं, 183 डिग्री आ गई इसकी बेयरिंग, ठीक है, किसकी, बी से सी की। जैसे हमने ए से बी को नापा था वैसे ही बी से सी को नापा, उसकी बेयरिंग मेजर की, उसकी फॉरवर्ड बेयरिंग 183 सपोज आ गई। अब क्या करते हैं, जिन ऑब्जेक्ट को हमने ए स्टेशन से देखा था और उनके दिक्मानों को नोट किया था, उन्हीं सारे ऑब्जेक्ट को हम वापस बी से भी देखेंगे
वापस बी से देखा पहले को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, और उसके बाद वापस अब ये बी स्टेशन आ गया, ये हमारी दूरी आ गई। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे कॉर्नर 1 की डिग्री, कॉर्नर 2 की डिग्री, कॉर्नर 3 की डिग्री, और उसके बाद ट्री की क्या हुआ, फिर बाउंड्री की कितनी डिग्री आई, फिर पोल की कितनी डिग्री आई। यानी जो जो ऑब्जेक्ट हमने ए से देखा था उन्हीं ऑब्जेक्ट को हम बी से देखते हैं, उनका नाम लिखते हुए उनके दिक्मानों को हम नोट करते चले जाते हैं। इस तरह से हमारा सर्वेक्षण पूरा हो जाता है। अब अगर सारे ऑब्जेक्ट इन 2 स्टेशनों से दिख गए हैं तो हमें सही स्टेशन पर जाकर इन सारे ऑब्जेक्ट को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कम से कम 2 स्टेशन से ऑब्जेक्ट हमें दिखने चाहिए ताकि उनका इंटरसेक्शन हो सके, उनका प्रतिच्छेदन हो सके। इसलिए अब हमारा सर्वे हम क्या करते हैं, बी से सी पे जाते हैं उपकरण लेके, और सी पे जाने के बाद हम वापस, क्योंकि अब अगला हमारा कोई स्टेशन नहीं है, इसलिए सी से हम बी को देखेंगे। जो वैल्यू हमारी यहाँ आएगी वो हमारी इसकी बैकवर्ड वेरिंग हो जाएगी। जैसे हमारी जो 183 प्लस है तो हम 183 से 183 है तो हम 180 माइनस करेंगे, लगभग 3 डिग्री के आसपास इसकी बैकवर्ड वेरिंग आनी चाहिए। ये बैकवर्ड वेरिंग लिख दी। अब हमारा सर्वे यहाँ कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि सी से आगे कोई लाइन नहीं है इसलिए हम सी अब आगे कुछ नहीं करेंगे। तो 2 स्टेशन हमारा हो गया, ए से बी लाइन हो गई ए बी और दूसरी लाइन हो गई बी सी। इस तरह से हमारी क्षेत्र पुस्तिका तैयार हो जाती है और हम पूरे फील्ड का सर्वेक्षण कर चुके होते हैं। राइट, बात समझ में आ गई। ये सावधानी जरूर बरतना, आपको ध्यान रहे कि अगर बाई चांस ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है, 5-10 डिग्री का डिफरेंस आता है फॉरवर्ड बेयरिंग और बैकवर्ड बेयरिंग में, तब कहीं ना कहीं हमारे उपकरण में गलती है या हमारे पढ़ने में गलती है। वही हमें सर्वेक्षण रोक देना चाहिए, इस बात की टेस्टिंग करना चाहिए कि हमारा उपकरण सही तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, हमको पढ़ने आ रहा रीडिंग या नहीं आ रहा। क्योंकि 1-2 डिग्री तक डिफरेंस तो चल जाता है, लेकिन अगर 5-10 डिग्री डिफरेंस आता है इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, उपकरण के लेवल पे हो सकती है, स्थानीय आकर्षण कोई हो सकता है, या हमसे रीडिंग नोट करने में कोई गलती हो रही है। तो वहाँ हम चेक कर लें पहले, उसके बाद ही बाकी सारा सर्वेक्षण हम करें। अगर किसी स्टेशन पर यह अंतर ज़्यादा आता है इसका मतलब उस स्टेशन पे कोई ना कोई स्थानीय आकर्षण है। ऐसा अंतर आने के कंडीशन में हम कई सारी विधियां बताई गई हैं, उन विधियों के द्वारा दिग्मानों का संशोधन भी करते हैं, जिसका डिस्कशन हम आपसे आगे करेंगे। तो ये काम हम फील्ड में करके आ जाते हैं, हमारी क्षेत्र पुस्तिका तैयार हो जाती है। उसके बाद इसी क्षेत्र पुस्तिका के आधार पर हम अपना जो है वो ड्राइंग शीट पे इसको प्लॉट करते हैं, एक्चुअल एक स्केल मान के, ठीक है, एक जिसको हम स्केल या पैमाना कहते हैं ना, मापनी, एक निश्चित मापनी के आधार पर हम उस एरिया पूरे रीडिंग को फिर वापस अपनी ड्राइंग शीट पे प्लॉट करते हैं। वो वास्तव में जो हमारा स्केच डायग्राम बना था पहले, उसका उस मापनी के आधार पर फेयर डायग्राम बन जाएगा। उसका डिस्कशन हम आपसे अगली क्लास में करेंगे, कैसे हम इसे बनाएंगे। थैंक यू।